हेलो डियर। तो आज हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का वीडियो देखने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कल मैंने सिर्फ फर्स्ट ईयर का ही वीडियो डाला था। तो देखिए, अभी मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी थोड़ा सा डिफिनीसन चल रहा है, टर्मिनोलॉजी चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे अपडेट भी है, तो वैसे में थोड़ा सा वीडियो इधर उधर हो जाएगा, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन मैं आपको एक गारंटी के साथ कहता हूँ कि जैसे ही हम लोग चलेंगे लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, वहाँ पे मैं आपको एक टाइम बना दूंगा, एक टाइम बता दूंगा कि इस टाइम में ही सेकेंड ईयर के वीडियो मिल जाएंगे, डेली बाय डेली तो आपको मिल जाएंगे। अभी थोड़ा सा डिफिनीसन है, तो इसलिए थोड़ा इधर उधर वीडियो हो जाता है, बट आपको वीडियो डेली मिलेगा। ठीक है, आप लोग आकर देख लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कभी किसी दिन नहीं मिले, क्योंकि अभी फर्स्ट जो सभी सब्जेक्ट का चार वीडियो आएगा वह डिफिनीसन वाला ही वीडियो आएगा, टर्मिनोलॉजी वाला ही वीडियो आएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, समझना देखना यूनिट को लिए। ओके, तो चलिए करते हैं शुरू। आज हम लोग लेकर आए हैं चाइल्ड हेल्थ का, ठीक है ना। आज हम लोग लेकर आए हैं क्या चीज़, चाइल्ड हेल्थ का वीडियो नंबर दूसरा, यानी चाइल्ड हेल्थ का डिफिनीसन या टर्मिनोलॉजी का दूसरा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले पहला वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला है ओसोफेगल एट्रेसिया, आहार नाल की अविवरता। मैं आपको बता दूं, आहार नाल की अविवरता जो होता है यह एक जन्मजात समस्या है। बच्चे में बहुत सारे जन्मजात समस्या है, उसका आप लोग पढ़िएगा लिस्ट तो आपको पता चलेगा। बाकी ये जो ओसोफेगल एट्रेसिया है यह एक आहार नाल की अविवरता है, मतलब यह एक जन्मजात रोग है जिसमें बच्चे में ही, जन्म से पहले ही बच्चे में, यानी यह एक जन्म से ही होने वाला समस्या है जो बच्चे में रहता है। ठीक है, अब इसमें होता यह है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि मुंह के द्वारा एक नली आया है श्वास का, ठीक है, और एक नाक के द्वारा एक श्वास का नली है, और एक जो है मुंह के द्वारा एक भोजन का नली है। ठीक है, ये श्वास वाला नली चला जाता है आपका कहाँ, फेफड़ा में। कहाँ पे चला जाता है, दोनों फेफड़ा में चला जाता है। और ये जो भोजन वाला नली है कहाँ चला जाता है, ये पेट में जाते हुए पेट से पाचन के लिए आगे चला जाता है। बातें को समझिएगा। ठीक है, अब होता क्या है आहार नाल के विवरता में, इसमें 5 कंडीशन होता है। इसमें 5 कंडीशन होता है। नॉर्मल आप समझ लीजिए 5 कंडीशन, आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िएगा तब बताया जाएगा। सीधा समझिए कि ये जो आपका, मैं बता दूं यहाँ पे, ये जो आपका आहार नाल के नली है, मान लीजिए ये आपका एक श्वसन नली है। ठीक है, ये श्वसन नली दोनों फेफड़ा में बटा हुआ है। ठीक है, और ये आपका आहार नाल की नली है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये आहार नाल के नली जो मैं आपको बता रहा हूँ यह कनेक्ट हो जाता है श्वास नली से। ठीक है, एक कंडीशन ये होता है। एक कंडीशन में होता यह है कि ये आहार नाल, ठीक है, ये आहार नाल नीचे अमाशय होता है, कनेक्ट होना चाहिए ये आहार नाल को इस अमाशय वाले से, पेट वाले से, तो यह कनेक्ट हो जाता है इससे। ठीक है, या फिर एक खुला रहता है ऊपर वाला, तो ये पेट वाला श्वसन नली से कनेक्ट हो जाता है। समझ गए। कभी कभी कंडीशन में ये तीनों अलग अलग होता है, श्वास नली अलग, ऊपर वाला अलग, नीचे वाला अलग। समझ गए। तो संपूर्ण कहा जाए कि यह ग्रसनली, श्वास नली और यह अमाशय के बीच में निरंतरता, मतलब कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है। ठीक है, जिसमें यह एक फिस्टूला, और फिस्टूला का मतलब होता है कि एक से दूसरे का ज्वाइंट हो जाना, तो इसी में फिस्टूला के द्वारा श्वास नली आहार नली से संबंध हो जाता है, मतलब ये आहार नली इस श्वसन नली से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, या फिर ये अमाशय श्वसन से श्वास नली से कनेक्ट हो जाता है, फिस्टूला बना लेता है, और यही जो है आपका ओसोफेगल एट्रेसिया कहलाता है। मतलब यह आहार नाल की अविवरता है जो स्ट्रक्चर में गड़बड़ी होने के कारण होता है। कभी कभी श्वास नली आहार नाल से कनेक्ट हो जाएगा, कभी कभी जो है आहार नाल, श्वास नली और अमाशय तीनों अलग अलग रह जाएगा, कनेक्ट नहीं होगा किसी में। अब कनेक्ट नहीं होगा पेट वाला आहार नाल से, तो भोजन कहाँ जाएगा, वो चीज़ें है। ठीक है, कभी कभी कंडीशन में अमाशय श्वास नली से कनेक्ट हो जाता है, तो जो भी भोजन करते हैं वह जो है नीचे चला जाता है, और श्वास लेते हैं वो पेट में हवा चला जाता है। बातें को समझ रहे हैं। तो ये आहार नाल की विवरता होती है यही। ठीक है, अब आता है पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस अमाशय के पाइलोरी मार्ग यानी लोअर इंड ऑफ स्टोमक का संकुचन है। ठीक है, इस भाग की वृत्ताकार पेशी की अतिवृद्धि होने के कारण होने वाला अवरोध है। पाइलोरिक स्टेनोसिस के मतलब होता है संकुचन, मतलब शिथिल हो जाना, उसमें जगह कम पड़ जाना। अब जैसे मैं बता दूं, यह अमाशय है, ठीक है, ये आपका अमाशय है मान लीजिए,
अमाशय के लास्ट वाला छोर जहाँ पे वह छोटी आंत से कनेक्ट रहता है, यहाँ पे एक वृत्ताकार इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलेगा। क्या चीज़? इस प्रकार से वाल्व देखने को मिलता है। फिर इधर वाला छोटी आंत है, तो ये जो वाल्व होता है, ये वाल्व जो है आपका संकुचन हो जाता है, इससे पाइलोरिक वाल्व कहते हैं, जो छोटी आंत और अमाशय के बीच कनेक्ट रहता है। ठीक है। अब ये वाल्व जो होता है मांसपेशी के बना होता है, वृत्ताकार मांसपेशी का। अब इसमें हाइपरट्रोफी अतिवृद्धि हो जाने के कारण यह जो है संकुचित हो जाता है, जगह कम हो जाता है। ठीक है, तो यही आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है। ओके, पाइलोरिक स्टेनोसिस अमाशय के पाइलोरिक मार्ग का संकुचन है, मतलब पाइलोरिक मार्ग जो मैंने बताया लास्ट में उसका संकुचन है, जो इस भाग की वृत्ताकार पेशी की अतिवृद्धि के कारण होने वाला है। मतलब जो मांसपेशी होता है पाइलोरी का, उसमें अतिवृद्धि हाइपरट्रोफी होने के कारण ये जो है संकुचित हो जाता है, जगह कम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यही जो है आपका होता है। बातें को समझ गए? पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब आता है हाइपोएस्पेडियासिस। हाइपोएस्पेडियासिस कहने का मतलब है, बहुत अच्छा है, यह भी एक जन्मजात रोग ही है। यह शिशु का जन्मजात विकार है, एबनॉर्मल विकार है, जन्मजात विकार है। ठीक है, जिसमें मूत्र छिद्र यूरेथ्रल ओपनिंग सीसन के निचली सतह पर खुलती है। वह बालिकाओं में योनि के अंदर मूत्र छिद्र खुलता है। छिद्र की उपस्थिति सीसन मुंड से ग्लैंड्स पेनिस से लेकर पेरिनियम तक कहीं भी हो सकती है। मैं आपको बता दूं, हाइपोएस्पेडियासिस एक जन्मजात रोग है, जो शिशु के जो सीसन होता है ना, जो शिशु के सीसन होता है, ठीक है, सीसन जो होता है, आप लोग बातें को समझिएगा कि जो सीसन होता है, ये मानिए सीसन है शिशु का। ठीक है, यह टेस्टिज है, यह सीसन है। अब नॉर्मल सीसन का ऊपरी में ऊपर शीर्ष पर होना चाहिए मार्ग, छिद्र मूत्र निकलने के लिए, लेकिन हाइपोएस्पेडियासिस में ऐसा नहीं होता है। हाइपोएस्पेडियासिस में कैसा होता है, तो छिद्र जो है आपके देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है मूत्र छिद्र सीसन, मतलब पेनिस के निचली सतह, मतलब यहाँ निचली सतह यहाँ पे खुलती है। बालिकाओं में यह योनि के अंदर, अगर बालिका है तो उसमें योनि के अंदर ही छिद्र खुल जाएगा, जबकि योनि के बाहर खुलना चाहिए, बाहर यूरिन निकलने के लिए। ऐसा होता नहीं है, अंदर ही खुल जाएगा। अगर वह लड़का है तो उसके पेनिस के सीसन के नीचे ही खुल जाएगा छिद्र। ठीक है, छिद्र की उपस्थिति सीसन मुंड, मतलब यहाँ से लेकर पेरिनियम, मतलब यहाँ तक कहीं भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये मत समझिए कि ये बीच में है, निचले भाग, पेनिस के निचले वाले भाग में यह छिद्र जो है कहीं भी नीचे पेरिनियम से लेकर ऊपर ग्लैंड्स तक कहीं भी निचले सतह पर होगा। ठीक है, तो यही जो है आपका हाइपोएस्पेडियासिस होता है। नॉर्मल यहाँ पे ऊपर नहीं होता है, ठीक है, निचली सतह में होता है। बातें को समझ गए? नीचे से होता है, निचले भाग में। ओके, अब उसी प्रकार से इम्परफोरेट एनस होता है। अब ये जो इम्परफोरेट एनस होता है, तो ये इम्परफोरेट एनस को हम लोग अच्छिद्रित मल द्वार कहते हैं, मतलब इसमें मल द्वार का छिद्र नहीं होता है। ठीक है, मल द्वार का छिद्र नहीं होता है। यह भी एक जन्मजात असमानता ही है। जन्मजात रूप से गुदा का अच्छिद्रित होना या अपनी समान स्थिति पर अनुपस्थित या विकार युक्त होना अच्छिद्रित मल द्वार कहलाता है। अच्छिद्रित मल द्वार कहने का मतलब है कि बच्चा जन्म लेगा, यह भी एक जन्मजात ही विकार है, जिसमें होता यह है कि नॉर्मल बैक में जो छिद्र होना चाहिए बाथरूम वगैरह जो मल त्यागने के लिए, वह बीच में छिद्र नहीं होकर वहाँ पे स्किन बिल्कुल फ्लैट रहता है, बिल्कुल फ्लैट स्किन रहता है, आपको छिद्र नहीं दिखेगा। बातें को समझ रहे हैं? अच्छिद्रित रहता है, छिद्र नहीं रहता है, अनुपस्थित रहता है, समझ गए? या फिर ये छिद्र होगा भी तो जो सही जगह पर होना चाहिए, मल त्यागते हैं जो छिद्र सही जगह पर होना चाहिए, वह सही जगह पर नहीं होकर इधर उधर कहीं हो सकता है, इधर उधर कहीं हो सकता है। बातें को समझ गए? तो यह एक जन्मजात विकार है, मतलब कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है, जन्म से ही रहता है। भ्रूणीय जीवन में समान विकास न होने के कारण यह होता है। नॉर्मली तौर पर विकास नहीं करने के कारण यह जो है आपके मल द्वार का जो छिद्र है वह अनुपस्थित हो जाता है, जिसको जन्म के बाद जो है इसको ठीक किया जाता है सर्जरी वगैरह करके। ठीक है, तो ये अच्छिद्रित मल द्वार समझ गए कि मल का द्वार न होना, मल का द्वार का छिद्र न होना, अनुपस्थित होना ही अच्छिद्रित मल द्वार कहलाता है। ओके,
अब नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट में है एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लेडर। एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लेडर का मतलब होता है कि मूत्राशय की बहिर्पुष्टि या एक्सट्रॉफी। यह एक जन्मजात संरचनात्मक विकार कॉन्जेंटल डिफेक्ट है जिसमें मूत्राशय की आगे की भित्ति, ब्लेडर की आगे की भित्ति, वेंट्रल वाल्व ऑफ द ब्लेडर, निम्न उदर भित्ति के उपस्थिति होने से ये अधर सतह वेंट्रल सतह पर खुले पड़े रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मूत्र निरंतर बाहर निकलते रहता है। देखिए, एक्सट्रॉफी ऑफ द ब्लेडर, ब्लेडर के एक्सट्रॉफी कहने का मतलब है कि जैसे यह भी एक जन्मजात ही रोग है। यह किसका रोग है? ब्लेडर, मूत्राशय का रोग है, जिसमें जो मूत्राशय की जो आगे की जो भित्ति जो वाल्व होती है वह निम्न मतलब पेट के निचले भित्ति के साथ जो है यह अनुपस्थित होने से अधर सतह पर खुलता है, मतलब आधे सतह पर खुलता है। इसके परिणाम स्वरूप मूत्र जो है निरंतर बाहर निकलते रहता है। क्यों? क्योंकि यह कंप्लीट रूप से बंद नहीं रहता है यूट्रस। समझ गए? अब कंप्लीट रूप, अब मान गए ये थैला है, ठीक है, इसमें पानी जमा करना है। अब पानी जमा करना है और इधर से जो है यह कंप्लीट रूप से बंद नहीं रहेगा तो पानी इधर से निकलने लगेगा। तो वही चीज़ें है मूत्राशय का एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लेडर कि इसका भित्ति जो है क्या होता है, निम्न उदर भित्ति पर अनुपस्थिति होने से यह खुला रहता है, जिसके कारण मूत्र निरंतर बाहर निकलते रहता है वहाँ से। बातें को समझ गए? यह ब्लेडर के संरचनात्मक समस्या है, ब्लेडर में संरचना नहीं होने से होता है। ठीक है। अब आता है रियूमेटिक फीवर। रियूमेटिक फीवर कहने का मतलब है कि यह एक प्रकार के फीवर है जो बीटा ए हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी के कारण होने वाला सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन है। मतलब यह एक परदाही संक्रामक रोग है जिसमें यह ग्रुप ए के बेटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी के कारण होता है। समझ गए? पहले याद रखिए कि रियूमेटिक फीवर किसके कारण होता है? बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी के कारण होता है। यह सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन है। इसमें बच्चे में बुखार, एक या अधिक जोड़ों में ज्वाइंट में तीव्र दर्द, सूजन, अकरन होता है। इसे अमावती ज्वर भी कहते हैं। इससे बाद अक्सर हृदय शोथ कार्डाइटिस हो जाता है। रियूमेटिक फीवर जो है अक्सर आपके हार्ट पर अटैक करता है। बातें को समझिएगा। तो इसे आरएचडी भी रियूमेटिक फीवर से ही आरएचडी होता है। बातें को समझिएगा। रियूमेटिक हार्ट डिजीज होता है इसी रियूमेटिक फीवर के परिणाम से ही, क्योंकि यह हार्ट को भी इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि यह एक बीटा हेमोलाइटिक के कारण सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन है जिसमें बुखार, जोड़ों में दर्द, सूजन, अकरन होता है और साथ में यह अमावती ज्वर जो है आपके हृदय को भी इन्फ्लामेटेड कर देता है। ठीक है, तो यह रियूमेटिक फीवर हो गया। ओके, आगे है रक्त संकुचन हृदय विफलता, CCF। ठीक है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर या इसको CHF भी कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर। तो ये हार्ट फेलुअर सीधा, या इसको नॉर्मल हार्ट फेलुअर भी कहते हैं, हृदय विफलता भी कहते हैं। जब शरीर के समान उपापचय मेटाबॉलिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक मात्रा में रक्त भेजने में हृदय पेशियाँ असफल हो जाती है तो इसे CSF कहते हैं। इसके फलस्वरूप फेफड़े व शारीरिक सिरीय तंत्र में रक्त जमा हो जाता है। देखिए, रक्त संकुचन विफलता कहने का मतलब है कि हृदय रक्त को पंप करने में असफल हो जाता है, जो शरीर के लिए आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, पूरे के पूरे आवश्यक है। अगर आपके बॉडी को ब्लड मिलना बंद हो जाए, ब्लड सप्लाई बंद हो जाए तो धीरे धीरे बॉडी समाप्त होने लगेगा, अंग समाप्त होने लगेगा। ठीक है ना, और व्यक्ति का डेथ हो जाएगा। तो उसी प्रकार से CSF कहता है कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर मतलब हृदय का संकुचन विफलता, जिसमें हृदय जो है उपापचय के जरूरी के लिए रक्त को बॉडी में भेजता है। अब रक्त हृदय का पेशिया जब असफल हो जाएगा पंप करने में ब्लड को, तो वह नहीं भेज पाएगा आगे। मतलब आपका हृदय असफल हो गया, विफल हो गया रक्त को आगे भेजने में, और यही जो है CSF कहलाता है। ठीक है, CCF कहलाता है। ल्यूकोमिया या रक्त कैंसर। ल्यूकोमिया, रक्त कैंसर को हम लोग ल्यूकोमिया भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है, मैंने कैंसर के बारे में बता दिया है
कि कैंसर जिस भी अंग में हो, जिस भी ऑर्गेन में हो, वहाँ पे वह जो है अत्यधिक रूप से विभाजन कर कर अत्यधिक तीव्र गति से विभाजन करके एक गुच्छा बनाने लगता है और वही जो है कैंसर का रूप ले लेता है। बातें को समझ गए। तो ब्लड कैंसर ल्यूकोमिया WBC में होता है, ठीक है, WBC में होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं में होता है। यह कैंसर एक प्रकार का कैंसर है, ठीक है, जिसमें रक्त में श्वेत, अब चूंकि रक्त में 3 घटक है, RBC है, WBC है, प्लेटलेट है, ठीक है। तो ऐसे में जो WBC है रक्त में, उसका चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो है आपका ब्लड रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी जो है आपका है, ठीक है। तो तरल संयोजी ऊतक है, यानी ऊतक कोशिका से ही मिलकर बनता है। तो ऐसे में जो WBC की कोशिका है वह अनियंत्रित रूप से तीव्र रूप से विभाजन होता है, जिससे जो अपरिपक्व WBC का निर्माण होता है और यह अपरिपक्व WBC शरीर में रक्त, अस्थि मज्जा एवं लसिका तंत्र में जमा हो जाते हैं और वहाँ पे जो है आपके कैंसर की संभावना बढ़ जाता है। तो ल्यूकोमिया यही होता है, WBC में होता है। WBC का जो सेल है वह अनियंत्रित रूप से तेजी गति से विभाजन होता है, जिससे इमेच्योर मतलब अपरिपक्व जो है WBC का निर्माण होता है और वह अपरिपक्व WBC जो है आपके शरीर में रक्त में, अस्थि मज्जा में, लसिका तंत्र में जाकर जमा हो जाता है और वह कैंसर हो जाता है, ठीक है। आगे है थैलेसीमिया। देखिए थैलेसीमिया एक ब्लड की रक्त की बीमारी है। यह एक प्रकार का जन्मजात अनुवांशिक हीमोलाइटिक एनीमिया है। देखिए हेरिडेटरी रोग है, अनुवांशिक रोग है थैलेसीमिया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में चलते रहता है, ठीक है। घर में किसी न किसी को होता है तो संभावना ये होते रहता है। तो थैलेसीमिया एक प्रकार का जन्मजात रोग होता है, अनुवांशिक, समझ गए। यह एक जीनेटिक्स रोग है, हीमोलाइटिक एनीमिया इसको कह सकते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन का जो बी चैन होता है उसका निर्माण नहीं हो पाता है। अब जैसे ही आपके ब्लड में बी चैन का निर्माण नहीं होगा हीमोग्लोबिन का, तो इस विकार युक्त हीमोग्लोबिन के कारण RBC पतली हो जाएगा और धीरे धीरे जल्दी जल्दी नष्ट होगा, जिससे हेमोलाइसिस होता रहता है। इस कारण हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। अब होता ये है कि हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन के जो बी चैन है इसका निर्माण नहीं हो पाता है थैलेसीमिया वाले पेशेंट में। अब जैसे ही बी चैन हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है तो इस विकार के कारण जो हीमोग्लोबिन के कारण जो RBC है वो पतली हो जाती है। चूँकि हम जानते हैं RBC में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन रक्त को जो है आपको बहुत हेल्पफुल करता है हर एक चीज़ में। अब जैसे ही यह जो है बी चैन नहीं होता है हीमोग्लोबिन विकार में, आपके RBC जल्दी जल्दी बनेगा, जल्दी जल्दी नष्ट होने लगता है और इससे हीमोलाइसिस होता है और इस कारण से बच्चे में हीमोलाइटिक एनीमिया होता है और यही थैलेसीमिया कहलाता है। समझ गए। चलिए हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया भी एक अनुवांशिक रोग है जो बच्चों में माता से ज़्यादा संभावना माता से ही रहता है, बच्चों में माता से स्थानांतरित होता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, अर्थात चोट लगने पर रक्त बहता ही रहता है। तो हीमोफीलिया एक रोग है जिसमें एक क्लॉटिंग फैक्टर जो होना चाहिए वह नहीं होता है, जिसके कारण जो है बच्चे में चोट फोट लगने से रक्त लगातार निकलते रहता है, ठीक है। और यह एक अनुवांशिक रोग है जो माता से बच्चे में स्थानांतरित होता है, ठीक है। एन्सेफेलाइटिस क्या है। देखिए एन्सेफेलाइटिस जो है वह एन्सेफेलाइटिस एक प्रकार के आइटिस मतलब क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आइटिस जिसके लास्ट में लगा हो वह इन्फ्लामेशन को दर्शाता है। तो ठीक उसी प्रकार से एन्सेफेलाइटिस भी एक इन्फ्लामेशन ही है, लेकिन किसका है तो यह मस्तिष्क के पर्दा या सूजन मतलब ब्रेन का इन्फ्लामेशन कहिए या सूजन कहिए, इसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क के कार्य करने के गड़बड़ाने की अवस्था को एन्सेफेलाइटिस कहते हैं, ठीक है। बातें को समझ गए। चलिए ये जो इंग्लिश लिखा है यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है। ये इंग्लिश जो है ऊपर वाला का इसमें और इसका उसमें लिखा गया है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो इंग्लिश इसका इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसका नहीं हो पाया है एन्सेफेलाइटिस का, ध्यान नहीं दीजिएगा। तो देखिए एन्सेफेलाइटिस बेसिकली मस्तिष्क के पर्दाह या सूजन का एक स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप ब्रेन कार्य करने यानी फंक्शन में गड़बड़ाने की अवस्था हो जाता है। मतलब जैसे ही आपके ब्रेन में इन्फ्लामेशन होगा, बच्चे के ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उससे बच्चा का ब्रेन काम नहीं कर पाता है, ठीक से गड़बड़ा जाता है और उस स्थिति को हम लोग एन्सेफेलाइटिस कहते हैं। उसके बाद है आपका यहाँ पे देख लीजिए
अब यहाँ पे एक आ गया अपन लास्ट है आज कन्वर्जन। कन्वर्जन जो होता है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, कन्वर्जन इसको हम लोग आक्षेप कहते हैं। दूसरे भाषा में इसको हम लोग जो है दौरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दौरा, दौरा पड़ना। ठीक है। आक्षेप यानी कन्वर्जन, आक्षेप या झटके मस्तिष्क के कार्यों को अस्थायी व्यवधान है। अब जैसे ही किसी व्यक्ति को झटका लगता है, आक्षेप होता है, तो उसका जो ब्रेन है वह अस्थायी रूप से उसके काम में गड़बड़ी आ जाता है। ठीक है। जिसमें अनैच्छिक रूप से जो मसल्स होता है, पेशियाँ होता है, संवेदी व मानसिक कार्य इसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे ही किसी को झटके लगते हैं तो उसको अनैच्छिक रूप से मतलब बिना इच्छा के जो है उसका पेशी, उसका संवेदी और उसका मानसिक कार्य में व्यवधान आने लगता है, डिस्टर्ब आने लगता है। ठीक है। इसमें चैतन्यता का लोप हो जाता है। इसमें व्यक्ति का जो कॉन्शियस लेवल होता है वह लोप हो जाता है। इसमें अचानक ऐच्छिक पेशी, जो ऐच्छिक पेशी होता है वह जो है ताकत के साथ अनैच्छिक संकुचन पाया जाता है। मतलब मसल्स पर कंट्रोल नहीं हो पाता है। जिस मसल पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए उस मसल्स पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, वह संकुचित हो जाता है। हाथ पर व्यक्ति टाइट कर देगा। ठीक है। हाथ पर मारने लगता है। तो ये सब जो है आपके कन्वर्जन झटके पड़ने पर होता है। इसमें मस्तिष्क कार्यों जैसे सोच, मनोवृत्ति इत्यादि में व्यवधान पाया जाता है। तो कन्वर्जन में झटका लगता है, आक्षेप झटका लगता है, जिससे अस्थायी रूप से मस्तिष्क में व्यवधान आता है, कार्य करने में डिस्टरबेंस होता है। इसमें अनैच्छिक रूप से जो पेशियाँ होती है, जो संवेदी, जो मानसिक कार्य है उसमें व्यवधान आता है। इसमें चेतना का लोप हो जाता है। अचानक ऐच्छिक पेशी जो वॉलेंटियर मसल्स है, जो अपनी इच्छा पर चलता है, उसमें जो है अनैच्छिक संकुचन आने लगता है, मतलब उस पर से कंट्रोल हट जाता है। ठीक है। और इसमें मस्तिष्क कार्य जैसे सोच, फीलिंग, मूड इत्यादि में डिस्टरबेंस आ जाता है, व्यवधान आ जाता है। तो यही कन्वर्जन होता है। जो बच्चे में देखते होइएगा झटके लगने लगता है तो देखते होइएगा हाथ पैर बच्चा जो है एकदम टाइट कर देगा, समझ गए, हाथ पैर मारने लगेगा। तो ये सब जो है वही कन्वर्जन होता है। और जब ऐसा होता है तो उसका सोच समझ का जो है और मस्तिष्क कार्य में भी उसको जो है डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया कन्वर्जन, आक्षेप। तो इस प्रकार से आज हो गया समाप्त। अगर इन सब का आपको सोचते हैं कि हम नोट्स बनाएं या खुद से जब भी मन हो पढ़ें, तो मैं बार बार बताता हूँ, आपको जाना है nursingyan.com पर। ठीक है। nursingyan.com पर यह सब आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पर डल रहा है। जैसे जैसे क्लास पढ़ते जाइएगा वैसे वैसे वहाँ पे अपडेट होते जा रहा है। बस आपको जाना है, वहाँ पे पढ़ना है, समझना है, जब भी मन हो। ऐसा नहीं, देखिए मैं पीडीएफ क्यों नहीं दे रहा हूँ, मैं पीडीएफ इसीलिए नहीं दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ के पीडीएफ लीजिएगा। क्वेश्चन का पीडीएफ लीजिएगा, शॉर्ट का पीडीएफ लीजिएगा, लॉन्ग का पीडीएफ लीजिएगा, डिफिनीशन का पीडीएफ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव्स का पीडीएफ लीजिएगा, 200 पीडीएफ हो जाएगा। तो ऐसे में कोई मतलब बनता नहीं है। तो मैं इसीलिए दे रहा हूँ वेबसाइट पर, ताकि आप लोग अपने तरीक़ा से, मोबाइल में आपको रहेगा भी नहीं, जब मन होगा जाइएगा, पढ़िएगा। ठीक है। बाकी 1 से लेकर 5 तक मैं सभी सेकेंड ईयर का सभी सब्जेक्ट का 1 से लेकर 5 यूनिट तक यूनिट वाइज मैं पीडीएफ उसी वेबसाइट पर डाल चुका हूं, आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए।